मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक है इस एक सिद्धांत से के बिना फलादेश अधूरा, हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन गोल्डन रूल। जी हाँ मित्रों, क्या आपकी भी भविष्यवाणी या फल कथन बार बार गलत होता है? प्राय 95% ज्योतिषी इस सिद्धांत को नज़रअंदाज करते हैं, अनदेखा कर जाते हैं। इन नाते सही भविष्य कथन नहीं हो पाता है। क्या आप जानना चाहते हो कि वो सिद्धांत कौन सा है जिसके जानकारी से 100% सही भविष्य कथन फलादेश किया जा सके, कुंडली विश्लेषण किया जा सके? तो आज इसी विषय पर आधारित एक वीडियो है। बहुत से वीडियो हमने दिया है। आप भाव, ग्रह, नक्षत्र, उप नक्षत्र, सिग्निफिकेटर, लग्न कुंडली, कस्प कुंडली, ग्रह स्पष्ट, सब पर उप नक्षत्र, उप नक्षत्र, सब पर हमने सैकड़ों वीडियो बनाया है। लेकिन संजोग है कि इस सिद्धांत पर आधारित कोई वीडियो मैंने आज तक नहीं दिया है। मुझे लगा कि अगर ये वीडियो नहीं बनाऊंगा तो हमारे दर्शकों को इसकी जानकारी नहीं हो पाएगी, या अगर वो नज़रअंदाज करते हैं इनको तो पुनः इनका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। तो इस सिद्धांत के लिए आपको ले चलेंगे हम इसकी जानकारी के लिए कि आप जानते हो ये सिद्धांत है राशि के गुण, तत्व और स्वभाव का सिद्धांत। इसके भी ज़रूरत है। बड़े आसानी से आप ग्रहों की स्थिति के अनुसार ग्रहों का फलादेश तो करते हो, लेकिन जो सिद्धांत मेन है इसको प्रायः सब लोग भूल जाते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं, और नतीजा होता है उसकी त्रुटि से सटीक फलादेश नहीं हो पाता, गलत हो जाता है। तो आप जानते हो राशि चक्र में कुल 12 राशियां होती हैं, मेष से लेकर मीन तक। इन राशियों में ही कहीं न कहीं ग्रह स्थित होते हैं, और वो ग्रह जिनका हम फल कहते हैं वो किसी न किसी रूप में सब लाड बन करके, सब लाड बन के, स्टार लाड बन के, राशि लाड बन के, भाव लाड बन करके फल करते हैं। सिग्निफिकेटर होते हैं विभिन्न भावों के। लेकिन अगर हम राशियों के गुण, तत्व और स्वभाव को समझ गए, इसके अनुसार फल करना शुरू कर दिए, तो निश्चित रूप से हमारा प्रयास सफल होगा और हम 100% एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सकेंगे। तो यहाँ हम बहुत विस्तार में जाएंगे, राशियों पर बहुत विस्तार से बात करेंगे तो कई घंटे लग जाएंगे। इस नाते संक्षेप में बता रहा हूँ, लेकिन उसके तथ्य और सारांश आपको समझाऊंगा। इस पर उदाहरण भी लास्ट में दूंगा। अगर लास्ट तक आप वीडियो देखोगे तो उदाहरण देख करके आप अचंभित हो जाओगे कि गुरुजी सही बात कह रहे हैं कि राशियों के गुण, तत्व, स्वभाव के आधार पर अगर फल कहा जाए तो एकदम सटीक होगा। तो राशियों का गुण, तत्व, स्वभाव जानिए। राशियाँ जैसे हमने केपी लग्न नामनी कस्प चार्ट दिया है, तो ये नेचुरल कुंडली है, बार बार हमने बताया है। ये काल पुरुष का अंग है, मेष से लेकर मीन तक, और हर जगह इन राशियों पर उनके स्वामी का प्रभाव रहता है। जैसे काल पुरुष के अंग में, कुंडली में मेष राशि प्रथम में आती है लग्न में, तो पहले से भी हम जानते हैं कि लग्न से शरीर और उसका स्वास्थ्य देखा जाता, बल देखा जाता। अगर वहाँ मेष लग्न है तो मंगल बहुत बलवान ग्रह होता है, और अगर मेष लग्न नहीं है, दूसरी लग्न है, तो उस लग्न का स्वामी तो कार्य करेगा ही, लेकिन वहाँ मंगल का भी गुण विद्यमान रहेगा, उसको भी ध्यान में रखना।
इसी प्रकार से द्वितीय भाव और सारे भाव। अब राशियों का पहले हम दिशा जान लेते हैं। दिशा 4 होती है, आप जानते हो। मेष, सिंह, धनु। ये मेष, सिंह और धनु ये पूर्व दिशा कहलाती है, मतलब पूर्व दिशा। अगर कोई ग्रह इन राशियों में है तो इस ग्रह से संबंधित फल कहने के लिए पूर्व दिशा पर ध्यान देना पड़ेगा। वो कार्य प्राय पूर्व दिशा में ही सफल होगा। वृष, कन्या और मकर ये दक्षिण दिशा है। मिथुन, तुला और कुंभ ये पश्चिम दिशा है। कर्क, वृश्चिक और मीन ये उत्तर दिशा है, इसका ध्यान रखिएगा। अब राशियों का बल भी होता है। एक सबल राशियां होती हैं, एक अल्प बली राशियां। सबल राशियां वो हैं जो पुल्लिंगी हैं, पुरुष लिंगी हैं। तो आप जान लीजिए 1, 3, 5, 7, 9 और 11 ये पुल्लिंगी राशियां हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती, विषम राशि। ये सबल राशियां कहलाती हैं। इनमें पुरुष की ताकत होती है, बल होता है। और जो 2 से विभाजित हो जाती है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सम राशियां हैं, स्त्रीलिंगी कहलाती। इनके अंदर ये अल्प बली राशियां होती हैं। ये बल हो गया। खासकर बार बार जो प्रयोग होता है तत्व का होता है, गुण का होता है, स्वभाव का होता है। चर, स्थिर, द्वि स्वभाव। आप ये जानिए मेष चर है, वृष स्थिर है और मिथुन द्वि स्वभाव है। कर्क चर है, सिंह स्थिर है, कन्या द्वि स्वभाव है। तुला चर है, वृश्चिक स्थिर है, धनु द्वि स्वभाव है। मकर चर है, कुंभ स्थिर है, मीन द्वि स्वभाव। इस तरह से चर, स्थिर, द्वि स्वभाव राशियां होती। चर का मतलब होता है चलने वाली, चलते रहना, गतिमान। स्थिर का मतलब स्थिर प्रकृति होती है, चलती रहती है लेकिन स्थिर है। स्थिर प्रकार का व्यवसाय करिए या कोई स्थिरता की बात इसमें रहती है। और द्वि स्वभाव ऐसा होता है जो आगे पीछे होता है, शंका बनी रहती है, इनका आत्मविश्वास डाउन होता है। तो चर, स्थिर, द्वि स्वभाव। अब ये 3 चीजें हमने बताया स्वभाव। और तत्व में आप जानते हैं, तत्व में एक होता है अग्नि तत्व, एक होता है जल तत्व। यहाँ से पढ़िए, मेष, सिंह और धनु ये अग्नि तत्व की राशियाँ हैं। मेष, सिंह और धनु अग्नि तत्व की राशियाँ। और वृष, कन्या और मकर ये पृथ्वी तत्व हैं। और मिथुन, तुला और कुंभ ये वायु तत्व है। और कर्क, वृश्चिक और मीन ये जल तत्व है। इनको थोड़ा विस्तार से बता रहा हूँ। अग्नि तत्व की राशियाँ जैसे मेष, सिंह और धनु तीनों अग्नि तत्व हैं। मेष का मालिक मंगल है और सिंह का मालिक सूर्य है और धनु का मालिक बृहस्पति है। मतलब मंगल, सूर्य और बृहस्पति ये अग्नि तत्व हैं। लेकिन इसके भी अग्नि तेज में थोड़ा सा अंतर है। मंगल दाहक प्रवृत्ति का होता है, तीव्र उष्ण होती है, उष्मा होती है, अर्थात दाहक होता है। मंगल में जलाने की शक्ति होती है। जैसे जो खाना बनाने वाला आग है या ईंट के भट्ठे का जो आग है या दाहक शक्ति जिनमें होती, जला देने की शक्ति, यह ऊर्जा होती है मेष में। और सिंह, मेष लग्न का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब शक्तिशाली बनाता है। और सिंह राशि 5वें में पड़ती है काल पुरुष में आत्म तेज, अर्थात सूर्य इसका मालिक होता है। सूर्य में भी उष्मा रहती है लेकिन ये जीवनदायिनी उष्मा होती है, आत्म तेज होता है इसमें, इसमें जलाने की शक्ति नहीं होती। और धनु राशि ये गुरु इसका मालिक है, गुरु में भी ऊर्जा होती है। कौन ऊर्जा होती है? ईश्वरी तेज, प्रेम और दुलार,
की ऊर्जा होती है। तो तीनों में अंतर है, तीनों गर्मी में अंतर है, तीनों आवश्यक तो हैं, लेकिन उसी प्रकार की ऊर्जा इन राशियों में रहती है और इन राशियों में स्थित ग्रह का जो फल होगा वो उसी ऊर्जा के साथ होगा। अब दूसरी राशि आती है, ये अग्नि तत्व है, दूसरा आता है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व में वृष, कन्या और मकर राशि। वृष का मालिक शुक्र, शुक्र का मालिक होता है, शुक्र मतलब पृथ्वी तत्व है, लेकिन शुक्र फल फूल का कारक ग्रह है, सुगंध का कारक ग्रह है। एक ऐसी पृथ्वी है, ऐसी जमीन है जहाँ फल और फूल पैदा होते हैं, फल के बगीचे होते हैं, फूल का गार्डन होता है। और कन्या राशि आप इस कुंडली में देखो, छठवें भाव में पड़ती है, जो पेट और उदर स्थान होता है। उदर के भरण पोषण के लिए दलहन, तिलहन, अनाज भरण पोषण के लिए ये अनाज उपजाने वाली जमीन होती है कन्या। और मकर राशि भी पृथ्वी तत्व है, लेकिन ये थोड़ा सा ऊसर प्रकृति की होती है, ककरीली होती है, पथरीली होती है या ज़्यादा रेतीली होती है, इस पर कम अनाज पैदा होता है। तो इस तत्व को आप जब जान लेंगे, पृथ्वी तत्व को, तो निश्चित रूप से आपके समझ में फल भी आ जाएगा। और तीसरा है वायु तत्व, मिथुन, तुला और कुंभ। मिथुन, तुला और कुंभ। मिथुन राशि तीसरे भाव में पड़ती है, जो बुद्धि स्थान है, कल्पना स्थान है, बुद्धि का कारक बुध है, अर्थात बुद्धि प्रधान वायु तत्व से बुद्धि देखी जाती है। मिथुन, तुला, कुंभ तीनों बुद्धि प्रधान राशियाँ, लेकिन तीनों में अंतर है। मिथुन का मालिक बुध है, जो कल्पना और बुद्धि में तेज है, भाषा और गणित, कंप्यूटर, ये सोशल मीडिया, इसका कारक है, छपाई का, लेखन का, प्रकाशन का, हाथ वाले काम। तो एक वायु तत्व की एक राशि है मिथुन। और तुला क्या है? तुला है कला है, जुआ है, व्यापार है, यहीं से। तो तुला राशि में शुक्र का प्रभाव रहा, कला, जुआ, व्यापार संबंधी ये वायु तत्व है, बुद्धि देता है। और कुंभ जो है स्थिर राशि है, शनि की राशि है, स्थिर स्वभाव का होता है, इस नाते धीमी गति में चलता है, लेकिन चिंतनशील होता है और शोध खोज करने वाली तत्व होता है, बुद्धि तत्व होता है, वायु तत्व होता है, मतलब विज्ञान प्रधान कुंभ राशि होती है। अब कर्क, वृश्चिक और मीन ये जल तत्व राशियाँ। कर्क यहाँ है, वृश्चिक यहाँ है, मीन यहाँ है। कर्क राशि जल तत्व है, वृश्चिक राशि भी जल तत्व है, मीन राशि भी जल तत्व है। तो जल तत्व क्या है? कर्क राशि वह है जो चौथे स्थान में आपका मेन मकान है, घर है, ये पीने का पानी है। कर्क का मालिक चंद्रमा है, पीने वाला पानी, नल का पानी, आरओ का पानी, टोटी, जिस पानी को आप पीते हो, यह जल वही जल है। और वृश्चिक राशि कौन सा जल है? नेचुरल कुंडली में आप देखो, ये मूत्र त्याग का स्थान है, मल त्याग, मूत्र त्याग, माने गंदा पानी, नाली का पानी, गंदे नाले का पानी, ये वृश्चिक राशि है, इसमें भी जल तत्व है। और मीन राशि ये सागर का पानी है, तालाब का पानी है, नदी का पानी है। ये पीने के काम में नहीं आता है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता रहती है, आप जानते हैं। तो जल तत्व की ये राशियाँ हैं। अब इन राशियों के गुण, स्वभाव, चर, स्थिर, द्वि स्वभाव से अल्प बड़ी और सबल राशियों को देख के, दिशा को देख करके हम बड़ा सटीक फलादेश कर सकते हैं। हम राशि
के बताए नक्षत्र उपनक्षत्र उपोप नक्षत्र, सिग्निफिकेटर, लग्न चार्ट, कस्प चार्ट, कस्पल सिग्निफिकेटर, प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर, ग्रहों का जो है स्पष्ट ग्रह, सब देख के जो भी फल कहते हैं यद्यपि वो सही होता है, लेकिन उसमें और भी गंभीरता लाने के लिए, गहनता लाने के लिए, सूक्ष्मता लाने के लिए इन तत्वों की जरूरत है। हमने कहा था कि उदाहरण देके, एक दो उदाहरण देके हम बताएंगे। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति मेरे पास आया, मान लीजिए क्या आया, तो उसने कहा गुरुजी मेरी अंगूठी खो गई है, कहाँ मिलेगी? अब मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये तो लंबा विषय है, इसके लिए तो बहुत कुछ विस्तार से देखना पड़ेगा, लेकिन कहाँ मिलेगी, कहाँ है इस समय, यह तो राशियों के स्वभाव से बताया जाए। अब उसने अंगूठी के लिए जो प्रश्न से हमने देखा, जो संख्या उसने बताया, उसकी संख्या यही बनी मेष लग्न। मान लीजिए 16-18 संख्या उसने बोला, तो मेष लग्न तो बनी। अब यहाँ कोई गहना, घड़ी, आभूषण, कोई भी गहना गायब हो जाए तो द्वितीय भाव को से गहना देखा जाता है। तो यहाँ ये देखा जाएगा कि कुंडली में द्वितीय भाव का उपनक्षत्र स्वामी क्या है, क्या बता रहा है, कहाँ है। तो उसकी कुंडली हमने देखा तो द्वितीय भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो भी ग्रह था, शुक्र था, मंगल था, चंद्रमा था, वो द्वितीय भाव का उपनक्षत्र स्वामी मान लीजिए शुक्र था। शुक्र कहाँ बैठा हुआ था? चौथे भाव कर्क में। तो इसका मतलब कर्क राशि जो है जल तत्व है, कि क्लियर हो गया कि जल तत्व के पास इस जातक का गहना है। अब चौथा भाव में कर्क राशि है तो जल तत्व तो आ गया। अब कर्क राशि इस कुंडली में कहाँ पड़ रही है? मान लीजिए मेष की कुंडली है तो कर्क राशि मकान है, मकान के अंदर जो जल तत्व है कर्क, जो पीने का पानी मैंने बताया, अर्थात मकान के अंदर जो नल है, टोटी है, आरओ है, वहीं पीने के पानी के अगल बगल वो कुंडली है, जाके ढूंढो मिल जाएंगे। वो मिल गई, ये सही घटना बता रहा हूँ। अब मान लीजिए कोई आदमी गायब हो गया, परिवार का कोई सदस्य गायब हो गया, तो वहाँ नियम यह है कि उस गायब व्यक्ति को ये देखा जाएगा वो क्या कर रहा है, कहाँ है इस समय। तो गायब व्यक्ति, मान लीजिए आपका संतान है तो पंचम भाव देखा जाए। अब पंचम भाव के उपनक्षत्र स्वामी को देखा, पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी अगर चर राशि में है, हमने बताया था कि मेष, कर्क, तुला और मकर ये चर राशियाँ, मेष, कर्क, तुला और मकर चर राशि में कहीं है। इसमें से चर माने गतिमान है, चल रहा है, स्थिर नहीं है। क्या मतलब जो गायब व्यक्ति है वो स्थिर नहीं है, अभी चल रहा है, रास्ते में है, यात्रा कर रहा, इतना बताया जा सकता है। और भी फलादेश के जो नियम है वो लागू। मान लीजिए वो स्थिर राशि में है, स्थिर राशि किसको कहते हैं? वृष है, सिंह है, वृश्चिक है, कुंभ है। तो स्थिर राशि में अगर वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ में है पंचम का उपनक्षत्र स्वामी, तो इसका मतलब हम बता देंगे कि आपका संतान एक जगह पर स्थिर है, कहीं रह रहा है, इतनी जानकारी मिल जाए। मान लीजिए वो द्वि स्वभाव में राशि में है, तो द्वि स्वभाव राशि में तो पता नहीं चलता कहाँ है, लेकिन द्वि स्वभाव राशि में अगर पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी 15 डिग्री के पहले है उस द्वि स्वभाव राशि में, द्वि स्वभाव राशियाँ हैं मिथुन और कन्या, धनु और मीन, मिथुन और कन्या, धनु और मीन, ये द्वि स्वभाव राशियाँ हैं। तो मिथुन, कन्या, धनु या मीन में अगर वो है पंचम का उपनक्षत्र, तो अगर 15 डिग्री के अंदर है तो स्थिर के निकट है, ये नाते कह दीजिए वो स्थिर है। और 15 डिग्री का आगे है जिसका मतलब चर के निकट है, तो चल रहा है, क्योंकि ये
चर स्थिर दोनों स्वभाव बताती है, इस नाते इसको दो ही स्वभाव कहते हैं। तो मित्रों, इस तरह से हमने दो उदाहरण दिया। और जगह कहीं भी आप कोई व्यवसाय करना हो तो अगर दसम भाव का उपनिषद स्वामी स्थिर राशि में थोक व्यापार करिए, चर राशि में है तो कह दीजिए भाई रोज चलने वाला व्यवसाय फुटकर व्यापार करिए। इसी तरह से अगर कोई पूछ रहा है मेरा विवाह कहाँ होगा, किस दिशा में होगा, तो सप्तम भाव का उपनिषद स्वामी अगर मेष सिंह धनु में है तो कह दीजिए पूर्व दिशा में विवाह, और अगर वृष कन्या मकर में है तो कह दीजिए दक्षिण दिशा में। इस तरह से राशियों के दिशा, गुण, स्वभाव, तत्व जो भी हमने बताया है, अल्प बली सबली, इससे आप पूरे फल का सही स्वरूप, सूक्ष्म स्वरूप विश्लेषण कर सकते हैं। तो आपको उदाहरण के द्वारा इतना समझाया, और आपसे अंत में आग्रह है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, हाइप का बटन है हाइप करिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, अधिकतम मित्रों को शेयर करिए ताकि सबको इसका लाभ मिले, और वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको इसका लाभ मिलेगा, नहीं उदाहरण आप समझ नहीं पाओगे। अंत में एक प्यारा कमेंट दीजिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर देता हूँ। वीडियो लंबा न हो, बहुत लंबा न हो, इस नाते आज का वीडियो ही समाप्त करता हूँ। पुनः मिलूँगा 4 दिन बाद। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।